ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। आपके पास दो स्ट्रक्चर गिवन है, राइट। आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में बताना है कि मोर फेवरेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी। बेसिकली ये दोनों क्या है बच्चों, आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात, ये जो कंपाउंड आपको गिवन है, राइट, ये कंपाउंड कब आइडियल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि स्टेबल होगा, जब इस कंपाउंड के अंदर ये जो प्रत्येक एलिमेंट है, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये तीनों के तीनों अगर स्टेबल कंडीशन में होंगे, राइट, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और यदि हम देखते हैं कि इन तीनों एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट यदि यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन में पाया जाता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगी। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वहां पे अनस्टेबल कंडीशन में कहलाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमें एलिमेंट की यहाँ पे स्टेबिलिटी देखनी है। अब कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल हो, तो ये तो बच्चों हमने देख लिया कि हमें एलिमेंट की स्टेबिलिटी को यहाँ पे चेक करना है। तो एलिमेंट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो कौन सी आई थी, वो आई थी ऑक्टेट थ्योरी। और ये ऑक्टेट थ्योरी किसने दी थी, लेविस ने। तो इसका नाम क्या था बच्चों, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरी एलिमेंट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। ये तो आप सबको पता होगा कि लेविस ऑक्टेट थ्योरी ने क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट क्यों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, राइट। तो आपको ये देखना है कि चाहे सल्फर हो, नाइट्रोजन हो एंड हाइड्रोजन हो, इनका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं। अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो सल्फर ने दो बॉन्ड बना रखे हैं। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए जो दो बॉन्ड से मिलकर के बने हुए हैं, राइट। और दो सल्फर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट, ओके। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 3 इसकी वैलेंसी होती है, एक लोन पेयर होता है इसके पास। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी हो गए। क्योंकि जब भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं किसी भी एटम की, जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ, तो इसने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, राइट। तो प्रत्येक बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस एटम या उस एलिमेंट के वैलेंस सेल में काउंट होते हैं जिसने उसके साथ बना रखा है। जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होंगे और हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इसके पास क्या हुआ, लोन पेयर। तो टोटल वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है और इसके पास लोन पेयर भी नहीं होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के सामने कौन रहता है, हीलियम। और हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सॉरी वैलेंस सेल में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सल्फर ने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, नाइट्रोजन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है और हाइड्रोजन का भी वैलेंस सेल कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो एलिमेंट है यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में पाए गए हैं, ठीक है। तो चलो अब हमने कंपैरिजन करना है तो बी वाले का भी देखना पड़ेगा, ओके, ठीक। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की। सल्फर कितने बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, राइट। और एक इसके पास क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा। 8 और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10, यानी कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों को कंपैरिजन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड ए है ये लेविस ऑक्टेट थ्योरी को कंप्लीटली फॉलो करता है, ठीक। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर छोड़ करके ए को टिक कर दिया। हो सकता है ए कंपाउंड हमारा आंसर सही हो, लेकिन अगर किसी भी एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो स्टेबल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हम BF3 की बात करें
तो यहाँ पे बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है मेरे 8 से अगर ज्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन 8 से क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं वैलेंस सेल में, तब भी कंपाउंड स्टेबल होगा। सल्फर यहाँ पे क्या कर रहा है? सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहते हैं कि सल्फर यहाँ पर हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है। हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है। अच्छा, यदि कोई भी कंपाउंड हाइपर वैलेंसी शो करता है तो स्टेबल होता है? बिल्कुल स्टेबल होता है वो, राइट। बट उसके लिए कंडीशन होती है। क्या होती है बच्चों? कंडीशन होती है। कंडीशन अप्लाई, कि इसी कंडीशन में कोई भी एलिमेंट हाइपर वैलेंसी को शो कर सकता है। तो कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है कि एलिमेंट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, भाई जो भी हमारा एलिमेंट है जो हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? तो सल्फर के पास डी जो ऑर्बिटल है वो क्या है? वैकेंट है। तो डी में वो इलेक्ट्रॉन को डाल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे इसने किया है कि डी में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। चलो भाई, सल्फर ने पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर लिया, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो होती है हमारी कि सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिटल इज लो। तो ये क्या चीज होती है ऑर्बिटल का सेपरेशन? चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये क्या होता है बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 एंड 3d। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि इसके s जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। p जो ऑर्बिटल है इसके पास 1 2 3 एंड 4 है। लेकिन जो d ऑर्बिटल है इस d ऑर्बिटल के पास यहाँ पे क्या है? d ऑर्बिटल वैकेंट है। अब यदि सल्फर को कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इसको बेसिकली यहाँ से जो p का एक इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? d पर, ठीक है। तो ये कैसे एक्साइटेशन होगा? यहाँ पे एक्साइटेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे s के पास क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें 3p और 3d के बीच में यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, ये डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी को हम सेपरेशन कहते हैं कि इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में p एंड d के बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए वो लो होना चाहिए। अब ये सेपरेशन लो कैसे होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो ये सल्फर एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, राइट। और हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या करा दिया? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करवा दिया सल्फर के साथ, या ये एक क्या हो सकता है? ग्रुप भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो सल्फर है सल्फर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने पर सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही सल्फर के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? जो ये इसके चारों ओर ऑर्बिटल है इन ऑर्बिटल को अपनी ओर क्या करेगा? मूव करवाएगा। मूव करवाने से क्या होगा? देखो s तो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है तो वो और पास तो जाएगा नहीं, राइट। तो p और d ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। और ज्यादा करीब आने से क्या होता है कि इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है ये भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, जिससे ऑर्बिटल के बीच का सेपरेशन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो जाता है। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट यदि हाइपर वैलेंसी को शो करता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट का अटैच्ड होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें सल्फर की, इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कि वो p और d ऑर्बिटल के बीच का जो सेपरेशन है इसको लो कर सके। तो इसलिए जो कंपाउंड b है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और कंपाउंड a जो है वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो चेक किया जाता है वो किया जाता है बॉन्डिंग का, कि आप बॉन्डिंग जानते हो या नहीं जानते हो। अक्सर बच्चे लेविस ऑक्टेट थ्योरी से क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई अनदर
एलिमेंट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती तो हमारा आंसर ही चेंज हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पे हाइपर वैलेंसी और हाइपोवैलेंसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।